वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम वही प्रश्न देखेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। कौन है? तो एडम स्मिथ है साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा है, किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है और यह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। साथियों देखो, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित की गई थी पुस्तक इनके द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अर्थात आपने क्या सीखा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो एडम स्मिथ हैं। अब साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, क्या उत्पाद करना है, कितना करना है तथा किस कीमत पर बेचना है? यह निर्धारण अगर बाजार करती है तो उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? साथियों, जब ऐसा हो तो उसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण तीन तरह से किया गया है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक राज्य अर्थव्यवस्था और एक साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर आपसे पूछे कि अगर बाजार की कीमतों का निर्धारण बाजार करती है तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर बाजार की कीमतों का निर्धारण सरकार करती है तो वह राज्य अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और अगर बाजार की कीमतों का निर्धारण राज्य और बाजार दोनों मिलकर करती है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे साथियों। तो देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? तो द वेल्थ ऑफ नेशन में। और इसी पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया था। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, राज्य अर्थव्यवस्था का अन्य नाम क्या है? तो राज्य अर्थव्यवस्था का अन्य नाम है सामाजिक अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। और मैंने अभी तुरंत बताया कि क्या उत्पाद करना है, कितना करना है और किस कीमत में बेचना है। अगर निर्धारण इसका सरकार करती है तो उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं या सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। वेल्शेविक क्रांति रूस में साथियों हुई थी और इसी क्रांति के बाद राज्य अर्थव्यवस्था का उदय होता है। कौन से क्रांति के बाद राज्य अर्थव्यवस्था का उदय हुआ? तो वेल्शेविक क्रांति के बाद राज्य अर्थव्यवस्था का उदय हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और मैंने तुरंत बताया कि जब बाजार के कीमतों का निर्धारण सरकार करने लगी तो उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस। और फ्रांस ने साथियों इसे कब अपनाया था? तो 1948 में फ्रांस ने साथियों इसे अपनाया था। और मैंने अभी तुरंत बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जब साथियों कीमतों का निर्धारण दोनों मिलकर करे, अर्थात बाजार और सरकार दोनों मिलकर करे तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और साथियों, लगभग सभी देशों में अभी इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो साथियों, 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये भारतीय मूल के नागरिक हैं साथियों। और अमर्त्य सेन भी भारतीय मूल के नागरिक हैं। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थात अब तक दो ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक अभिजीत बनर्जी हैं और दूसरे अमर्त्य सेन हैं। साथियों देखो, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। और साथियों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। उन्हीं के पुण्यतिथि पर साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय 5 क्षेत्र में दी जाती थी। कौन कौन क्षेत्र थे वो 5 क्षेत्र? तो साथियों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति और साहित्य में दिए जा रहे थे। लेकिन 1969 से साथियों अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। और साथियों, नोबेल स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र को ही कहते हैं नोबेल स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए?
तो एक प्रोफेसर थे जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने ही कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये कहा था प्रोफेसर लॉज ने। किसने कहा था? तो प्रोफेसर लॉज ने कहा था। साथियों देखो, उदारीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का सिद्धांत दिया था और यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा था आर्थिक विकास गरीबों के विरुद्ध लड़ाई है? तो महबूब उल हक ने कहा था कि आर्थिक विकास जो है वो गरीबों के विरुद्ध लड़ाई है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कच्चे माल पर निर्भर होता है? तो साथियों, द्वितीयक क्षेत्र जो हमारा है ये मुख्य रूप से कच्चे माल पर निर्भर होता है। साथियों देखो, अर्थशास्त्र के 5 क्षेत्र होते हैं: प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो साथियों, प्रथम क्षेत्र क्या होता है? तो प्रथम क्षेत्र जो होता है साथियों, ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। प्रथम क्षेत्र किस पर निर्भर होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। देखो, अगला प्रश्न हमारा उसी से संबंधित है, किस क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं? तो जो व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र के कार्य में संलग्न होते हैं उसे रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। और साथियों, प्राथमिक क्षेत्र साथियों क्या होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो, और जो व्यक्ति इसमें काम करेंगे उसे रेड कॉलर जॉब बोलेंगे। जैसे उदाहरण में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हुए। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है? तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको, प्राथमिक क्षेत्र हमारा प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, और इस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। और उदाहरण में क्या हो जाएगा? कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, उत्खनन इत्यादि। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। साथियों देखो, मैंने प्रथम बताया, अब द्वितीयक क्या होता है ये जानो पहले। द्वितीयक क्या होता है साथियों? तो अपनी गतिविधि को बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर निर्भर होता है यह। और साथियों, जो द्वितीयक क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, और जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और अगर साथियों आपसे पूछते कि द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण को बताएं तो क्या बोलोगे आप? विद्युत जलापूर्ति, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग इत्यादि साथियों आपके आ जाएंगे द्वितीयक क्षेत्र में। साथियों तृतीयक क्षेत्र जो होता है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो होता है यह तृतीयक क्षेत्र का होता है। और साथियों तृतीयक क्षेत्र को हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। तो देखो, किस क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र को जानते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से। और उदाहरण क्या हो जाएगा? व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, चिकित्सा, लोक प्रशासन इत्यादि किस क्षेत्र में आ जाएंगे? तो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा है, किस क्षेत्र को गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं? तो पंचम क्षेत्र को साथियों गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र को? तो पंचम क्षेत्र को। अगला प्रश्न हमारा है, कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम संभावित लाभ कमाना क्या कहलाता है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। साथियों अगर आपसे पूछे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे आप? कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना जो की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। अब अगर साथियों मैं पूछूं कि राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना इनके द्वारा कब की गई थी, तो इनके द्वारा साथियों देखो अगला प्रश्न हमारा वही है, राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना कब की गई थी? तो साथियों 1868 में की गई थी। और इनके द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था। साथियों इसके बाद साथियों एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भी साथियों प्रति व्यक्ति आय निकाला था 1901 में, और उनका जो साथियों था लॉर्ड कर्जन का वो 30 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना। कब हुई थी? 1949 में। और राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। कौन थे?
पीसी महालनोबिस। साथियों याद रखना, यह आपके बिहार पुलिस में आने वाले प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। देखो, तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसमें 3 मेंबर थे, एक थे पीसी महालनोबिस, एक थे डॉक्टर आर गाडगिल और एक थे वीके आरवी राव, और अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थी। साथियों राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च साथियों राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 2 मई 1951 को हुई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में साथियों औसत प्रति व्यक्ति आय अधिक है। साथियों गोवा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन हैं, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों वर्तमान में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है अर्थात न्यूनतम है? तो बिहार में। और बिहार के राज्यपाल कौन हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को मनाया गया। साथियों 29 जून को सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? मैंने तो आपको बताया कि 2 जून को साथियों, अभी जस्ट मैंने बताया कि 2 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। तो साथियों 29 जून को क्यों मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? तो याद रखना, पीसी महालनोबिस की जन्म इनका 29 जून को हुआ था, इसीलिए सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। साथियों विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कौन है? तो साइमन कंजूनेंस है साथियों राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता। कौन है? तो साइमन कंजूनेंस हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता। और साथियों मैंने क्या बोला, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम वाला कौन है? बिहार। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 2 मई 1951 को हुई। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती पर, और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों अगला प्रश्न हमारा है, प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं, और इनकी पुस्तक जो आई थी वो 1934 में आई थी। साथियों राष्ट्रीय आय से 1-2 प्रश्न और आपका बनता है, जैसे कि राष्ट्रीय लेखा समिति को श्वेत पत्र कहते हैं, और एक सिद्धांत आया था ड्रेन का सिद्धांत। तो ड्रेन का सिद्धांत जो दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, ड्रेन का सिद्धांत साथियों। अब प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं, और इनके द्वारा यह पुस्तक साथियों लिखी गई थी 1934 में। देखो साथियों, आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का जो वर्णन किया गया था ना, वो इसी प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में किया गया था, और इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। साथियों इस पुस्तक में बताया गया था कि राष्ट्रीय आय को दोगुना कैसे किया जाए और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए, और यह योजना 10 वर्षीय योजना के बारे में इस पुस्तक में बताया गया था आर्थिक नियोजन के संबंध में। अब अगला हमारा प्रश्न है, फिक्की के द्वारा राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग कब की गई थी? तो 1934 में साथियों फिक्की के द्वारा राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई थी। अब फिक्की के द्वारा साथियों किया गया था, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है सुब्रकांत पांडा, और फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, गांधीवादी योजना 1934 में किसने प्रस्तुत किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने साथियों आर्थिक नियोजन को सही करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए गांधीवादी योजना पेश किया गया था 1944 में। अगला प्रश्न हमारा है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की मांग किसकी अध्यक्षता में की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों राष्ट्रीय नियोजन समिति की मांग की गई थी 1938 में, 1938 में। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोदय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950 में हुई सर्वोदय योजना की शुरुआत। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा साथियों किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। साथियों सुनना, योजना आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को।
कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। और ये जो योजना आयोग था, द प्लानिंग कमीशन था, ये गैर संवैधानिक निकाय था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसके उपाध्यक्ष प्रथम थे गुलजारीलाल नंदा। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष साथियों। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? तो योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा किया था कि योजना आयोग को समाप्त किया जाता है और इसके जगह पर नीति आयोग लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? नीति आयोग। और यह घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को की गई थी। और उसके बाद साथियों हमारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग। देखो साथियों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? संजय वेरी। और इसके सीईओ कौन है साथियों? तो VVR सुब्रमण्यम। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथियों कौन है? तो सीईओ हैं। साथियों इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो साथियों पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया था आर्थिक नियोजन को सबसे पहले साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 8 उद्योगपति के द्वारा। किनके द्वारा? तो 8 उद्योगपति के द्वारा बॉम्बे प्लान कब शुरू किया गया था? तो 1944 से साथियों 45 में शुरू किया गया था बॉम्बे प्लान। याद रखना 8 प्रमुख उद्योगपति के द्वारा साथियों बॉम्बे प्लान जो लाया गया था इसमें 8 व्यक्ति थे। वो 8 व्यक्ति थे JRD टाटा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, लाल श्री राम, जॉन मथाई, आदेश्री दलाल, GD बिरला, D श्रॉफ और कस्तूरभाई लाल भाई साथियों ये 8 प्रमुख व्यक्ति थे साथियों इसको शुरू करने में। और शुरू कब किया गया था? 1944 से 45 में। और ये बॉम्बे प्लान साथियों दिया किसके द्वारा दिया गया था? तो सर आदेश्री दलाल के द्वारा बॉम्बे प्लान पेश किया गया था और 8 उद्योगपति साथियों इसमें मुख्य रूप से थे। अगला हमारा साथियों पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आता है। देखो पंचवर्षीय योजना साथियों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे हैं, जो इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है वही हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपके बिहार पुलिस में एक ही प्रश्न ना छूटे। तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना साथियों से प्रश्न हमारा बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे। और इसकी प्राथमिकता इसमें किसको दी गई थी? कृषि को दी गई थी प्राथमिकता। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखरा नांगल परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई? तो भाखरा नांगल परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका मॉडल था हेरोल्ड डॉमर मॉडल। साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61 साथियों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और इसका मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल। और प्राथमिकता दी गई थी उद्योग को और सेकंड प्राथमिकता दी गई थी यातायात और संचार को। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। साथियों आपको बताना है राउरकेला किस राज्य में है। साथियों भिलाई है छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। साथियों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। साथियों अब देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना साथियों ये 1961 से 1966 तक रहा था और इसमें प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम में किसको दी गई प्राथमिकता पंचवर्षीय योजना वाले में? तो कृषि को, द्वितीय में उद्योग को दी गई और तृतीय में दोनों को दिया गया साथियों। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से बोकारो आयरन इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी 1964 में। तो अगर आपसे पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से
बोकारो आयरन इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलोगे? 1964 में। और साथियों अगर आपसे सिंपल पूछ दे कि बोकारो आयरन इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी साथियों। अब देखो साथियों, ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था ये असफल रहा था। असफल क्यों रहा था? क्योंकि भारत का चीन से युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में। और एक और साथियों बात हुई थी, सूखा पड़ गया था, सूखा हो गया था। सूखा जो रहा था वो 1965 से 1966 तक सूखा रहा था, जिस कारण से साथियों ये तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। और साथियों इसमें जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था, वार्षिक जीडीपी लक्ष्य, वो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ था 2.8%, जिस कारण से ये तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हुआ था? सफल हुआ था। हरित क्रांति के जनक साथियों कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक। और साथियों अगर पूछूं मैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। साथियों जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, तो अगर भारत के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे मेंशन करेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर आपसे सिंपल पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, और अगर ऑप्शन दोनों रहे तो आप टिक क्या करोगे? नॉर्मन ई बोरलॉग। अब साथियों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। तो देखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974। साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच में एक योजना अवकाश आया था, इसी कारण से ईयर में गैप है साथियों। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था इसका मॉडल क्या था? डी.आर. गाडगिल मॉडल था। और ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी इस पंचवर्षीय योजना में। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है साथियों? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। अगला प्रश्न हमारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना से। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1974 से 1979। और उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता साथियों लागू करना। इस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों। और इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। किसको दी गई प्राथमिकता? कृषि को। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत साथियों। ये याद रखना साथियों, ये पांचवें पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है, बस ये याद रखना कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? तो 1980 से 1985 था साथियों। ये छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था और ये मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। छठी पंचवर्षीय योजना से एक ही प्रश्न बनता हमारा है कि छठी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? तो क्या बोलोगे? आगत निर्गत मॉडल पे साथियों। अब हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना साथियों। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1985 से 1919 साथियों, ये था सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसमें साथियों जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन। क्या दिया गया था? भोजन काम और उत्पादन। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भोजन काम और उत्पादन का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जिसका कार्यकाल था 1985 से 1990 तक। और ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आयों के बीच कितनी विषमता है? तो सापेक्ष गरीबी यह बताती है कि विभिन्न आयों के बीच कितनी विषमता है। अगर आपसे पूछते कि गरीबी मापने के लिए कितने उपाय हैं? 2 उपाय हैं। एक सापेक्ष गरीबी है, एक निरपेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है? तो विभिन्न आयों के बीच कितनी विषमता है ये मापते हैं। और निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है? तो भोजन, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा इत्यादि का जब अभाव हो तो ये कहलाएगा निरपेक्ष गरीबी साथियों। देखो सापेक्ष गरीबी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है लॉरेंज वर्ग, एक है गिनी गुणांक। तो साथियों यहाँ से प्रश्न पूछता है कि लॉरेंज वर्ग कब आया था? 1905 में आया था। और गिनी गुणांक कब आया था? 1912 में आया था। लॉरेंज वर्ग साथियों मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा लाया गया था, और गिनी गुणांक कैरोडो गिनी के द्वारा लाया गया था साथियों। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल इत्यादि का अभाव हो तो यह कौन सी गरीबी के अंतर्गत आएगा? तो यह निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा साथियों। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग साथियों देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिर्देशक, उनका नाम था आर वायड। कौन थे? आर वायड, जिन्होंने निरपेक्ष गरीबी के बारे में 1945 में बताया था। अब साथियों गरीबी मापने हेतु कुछ समितियां हैं। अच्छा यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत में जो भी गरीबी मापी जाती है वो गरीबी रेखा का निर्धारण जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है?
तो नीति आयोग साथियों वर्तमान में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। और भारत में गरीबी मापन हेतु कई समितियां आई हैं। जैसे कि साथियों एक समिति आई थी डॉक्टर वाई के अलग समिति, ये 1977 में आई थी डॉक्टर वाई के अलग समिति, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर वाई के अलग ही थे। और इन्होंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति गांव का है, ग्रामीण निवासी है, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति शहर में रहते हैं तो उन्हें प्रतिदिन साथियों 2100 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए? 2100 कैलोरी। उसके बाद एक समिति और भी आई थी लकड़ावाला समिति, ये 1989 में आई थी, और इसकी स्थापना का सुझाव दिया गया था योजना आयोग के द्वारा। इसके अध्यक्ष वही थे, नाम से ही समझ रहे हैं, लकड़ावाला जी इसके अध्यक्ष थे। और साथियों इसने के बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये कब आई थी? तो ये 2009 में आई थी सुरेश तेंदुलकर समिति। कब आई थी? 2009 में। साथियों सी रंगराजन समिति कब आई थी? 2012 में आई थी। या तो साथियों वर्ष पूछेगा कब आया था, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, या ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां का संबंध गरीबी मापन से नहीं है, तो आप टिक कर लोगे। तो साथियों फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, डॉक्टर वाई की अलग समिति 1977 में, लकड़ावाला समिति 1989 में, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में, और सी रंगराजन समिति कब आई थी? तो 2012 में आई थी साथियों। अब अगला हमारा प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। कौन है साथियों? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया था, और प्रति व्यक्ति आय कितना था उनके द्वारा मापा गया? 20 रुपया साथियों। तो देखो दादा भाई नौरोजी साथियों के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैंने भी साथियों मैंने जब प्रश्न बताया था उस समय बताया था आपको कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। तो देखो दादा भाई नौरोजी के द्वारा साथियों पहली बार गरीबी के मापन को दर्शाने के लिए गरीबी का जो पुस्तक आया था वो यही आया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। साथियों गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी। जैसे अन्नपूर्णा योजना लाया गया था 2 अक्टूबर 2000 को, और इसका उद्देश्य था रोटी की व्यवस्था करना, और ये शुरू किया गया था शिखोरा ग्राम गाजियाबाद में। कहाँ? तो शिखोरा ग्राम गाजियाबाद में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा की शुरुआत साथियों कब हुई थी? तो नरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, और साथियों शुरू कहाँ हुआ था? तो अनंतपुर गांव वंदावला आंध्र प्रदेश में। और इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो परिवर्तित नाम साथियों इसका है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और इसका नाम कब बदला गया? नरेगा से मनरेगा कब किया गया साथियों? तो मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। साथियों नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। अगर आपसे पूछे कि नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को साथियों। देखो इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। साथियों इसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय सहयोग कितना है? तो 90:10 साथियों केंद्र और राज्य का वित्तीय सहयोग है। अगर केंद्र 90 रुपया खर्च करेगी तो राज्य करेगी 10 रुपया खर्च साथियों। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देना। साथियों याद रखना, अगर रोजगार 15 दिनों तक नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और महिलाओं की भागीदारी इसमें कितनी है? तो 33% है महिलाओं की भागीदारी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है वर्तमान में भारत की निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। साथियों अब कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। फास्टैग की शुरुआत हुई थी 31 अक्टूबर 2014 को। कब? तो 31 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को साथियों। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? तो 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 21 मई 2016 को। नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 2016 को। और उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? तो 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई साथियों अब भारत के प्रमुख कृषि संस्थान हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है।
केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुर्ग में साथियों है। और कुर्ग कहाँ है? कुर्ग किस जगह पे है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो चिकमंगलूर में है कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। और चिकमंगलूर कहाँ है? तो कर्नाटक में साथियों है। कॉफ़ी में होता है कैफीन, चाय में होता है थीन और तंबाकू में होता है निकोटीन। तो आपको बताना है साथियों, एक प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो साथियों ये था हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बिहार पुलिस के लिए। अब हमारा साथियों एक टॉपिक बचता है आपका बजट से प्रश्न साथियों। बजट टॉपिक का साथियों मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से साथियों आप बजट वाला टॉपिक कवर कर लेना। और जानकारी कैसी लगी साथियों, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। धन्यवाद।